नमस्कार दोस्तों, जोहार। वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के सेशन में बिरसा मुंडा क्लासेस में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत लाइफ साइंस विषय पर आधारित यानी लाइफ साइंस का पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो आने वाले जेट 2025 लाइफ साइंसेस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं दोस्तों, तथा इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। विच बायोमोलिक्यूल्स इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा बायोमोलिक्यूल्स है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि जीवों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा बायोमोलिक्यूल है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ प्रोटीन, ऑप्शन बी इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सी इज़ लिपिड्स और ऑप्शन डी जो है न्यूक्लिक एसिड। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा। ओके, तो आइए देखते हैं दोस्तों कि इन चारों में जो करेक्ट आंसर यानी सही उत्तर कौन सा होने वाला है। तो देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि which biomolecule is the main source of energy in living organism। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी यानी एटीपी प्रोडक्शन। कहने का तात्पर्य है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है जीवित प्राणियों में ऊर्जा का मुख्य एवं त्वरित स्रोत है दोस्तों। ये टूटकर ग्लूकोज बनाते हैं जो कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रिस्पायरेशन की प्रक्रिया में एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अर्थात ऊर्जा मुद्रा का निर्माण करता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो प्रोटीन्स शरीर की वृद्धि करता है, मरम्मत और एंजाइम निर्माण में सहायक है, पर मुख्य ऊर्जा स्रोत नहीं। लिपिड्स की बात किया जाए तो ये जो होता है दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण का कार्य करते हैं। ये तुरंत ऊर्जा नहीं देते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स जीवों में ऊर्जा का सबसे प्रमुख और त्वरित स्रोत है। ओके, तो चलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यानी जीवों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है वो कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी कार्बोहाइड्रेट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं ये हमसे क्या पूछ रहा है। तो ये जो है हमसे पूछ रहा है ग्लूकोज इज विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन ए इज मोनोसेक्राइड, ऑप्शन बी इज डाइसेक्राइड, ऑप्शन सी इज पॉलीसेक्राइड और ऑप्शन डी जो है ओलिगोसेक्राइड। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि ग्लूकोज जो होता है किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, यानी ग्लूकोज इज विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो देखते हैं, इट इज सिंगल शुगर यूनिट। ओके, यानी कहने का तात्पर्य है कि ग्लूकोज एक सरल शर्करा यानी सिंपल शुगर है जिसे मोनोसेक्राइड कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, यह कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे मूलभूत इकाई यानी बेसिक यूनिट होता है दोस्तों। कौन, मोनोसेक्राइड। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी इसे और छोटे शर्करा इकाइयों में
हाइड्रोलिसिस द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है, ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, ये होता है C6H12O6 होता है दोस्तों, ठीक है। इसका मुख्य कार्य जो है, यह तत्काल ऊर्जा का प्रमुख स्रोत यानी प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है। कोशिकाओं में ग्लूकोज के टूटने से एटीपी बनता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। सुक्रोज इज मेड अप ऑफ विच टू सुगर्स, यानी सुक्रोज में कौन सी दो शर्कराएं होती हैं, ठीक है। सुक्रोज इज मेड अप ऑफ विच टू सुगर्स, यानी सुक्रोज में कौन सी दो शर्कराएं होती हैं। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ऑप्शन सी फ्रुक्टोज एंड माल्टोज, ऑप्शन डी गैलेक्टोज प्लस राइबोज। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, आइए देखते हैं। सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है, यानी यह दो मोनोसेक्राइड शर्कराओं से संयोजन से मिलकर बनी हुई है। इसकी संरचना जो है, सुक्रोज एक ग्लूकोज और फ्रुक्टोज अणु के जुड़ने से बनती है दोस्तों। इनके बीच ग्लाइकोसिडिक बंध यानी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। इसका रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला जो होता है, सुक्रोज का जो केमिकल फॉर्मूला जो होता है हमारा कौन सा होता है दोस्तों, C12H22 और O11 जो होता है, ये सुक्रोज का केमिकल फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है। इसका स्रोत सुक्रोज वही चीनी है जो हम रोज़मर्रा में टेबल शुगर के रूप में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ठीक है। यह गन्ने और चुकंदर से प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, और ये देखते हैं क्या बोल रहा है। तो व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल झिल्ली का मुख्य घटक क्या है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज प्रोटीन्स, ऑप्शन बी इज कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सी इज फॉस्फोलिपिड्स, ऑप्शन डी इज डीएनए। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल झिल्ली का मुख्य घटक क्या है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, आइए देखते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ अ फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर विथ प्रोटीन, ठीक है। यानी सेल मेम्ब्रेन का मुख्य घटक जो है वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं दोस्तों, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर यानी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन का मुख्य घटक फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जो इसकी बुनियादी संरचना बनाते हैं। फॉस्फोलिपिड्स यह सेल मेम्ब्रेन का सबसे प्रमुख घटक है। यह दो परतों में व्यवस्थित होता है दोस्तों, यानी बाइलेयर होता है, जिसे फॉस्फोलिपिड लेयर कहते हैं। प्रत्येक फॉस्फोलिपिड अणु में दो भाग होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक
हेड होता है जो पानी से प्रेम करता है, और दूसरा जो है हाइड्रोफोबिक, टेल्स यानी पानी से दूर रहने वाला। यह संरचना झिल्ली को लचीला और तरल यानी फ्लूइड बनाती है। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सेल झिल्ली का मुख्य घटक जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी फॉस्फोलिपिड्स हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, और ये हमसे पूछ रहा है कि इंजाइम्स आर मेड अप ऑफ विच बायोमोलिक्यूल्स। ये जो इंजाइम होते हैं किस प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। इंजाइम किस प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर, यानी इंजाइम किस प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो एंजाइम वास्तव में बायोमोलिक्यूल्स की एक विशेष श्रेणी है जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को तेज यानी कैटेलाइज करती है। वे कैटेलिस्ट यानी उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, यानी स्वयं नष्ट हुए बिना प्रतिक्रिया तेज करते हैं। यदि बात किया जाए एंजाइमों की प्रकृति, तो अधिकांश एंजाइमों की प्रकृति जो होती है वे क्या हैं, वे प्रोटीन हैं। लगभग सभी जीवों में पाए जाने वाले एंजाइम जो हैं प्रोटीन अणुओं से बने होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो एंजाइम्स आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एक्टिंग एज बायोकैटेलिस्ट, ठीक है। इसलिए एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन प्रकृति के बायोमोलिक्यूल होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, और ये हमसे पूछ रहा है कि हु डिस्कवर्ड द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, यानी डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने बताई थी, ठीक है। तो ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज वाटसन एंड क्रिक, ऑप्शन बी इज हर्शे एंड चेज, ऑप्शन सी इज मेंडल, ऑप्शन डी इज नीरेनबर्ग। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना जो बताई थी किसने बताई थी, ओके। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक जो 1953 यानी 1953 को ये दिया था दोस्तों, ठीक है। तो डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इन 1953 में, ठीक है। They proposed that the DNA molecule has a double helical structure like a twisted ladder. This discovery explained how genetic information is stored and replicated in living organism. यानी डीएनए की दोहरी कुंडलित संरचना यानी डबल हेलिकल मॉडल की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी वाटसन एंड क्रिक डिस्कवर्ड द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए कब, 1953 को खोजा था दोस्तों, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, और ये पूछ रहा है
विच शुगर इज़ फाउंड इन आरएनए, यानी आरएनए में कौन सी शर्करा होती है, आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। ऑप्शन ए इज़ डीऑक्सीराइबोज, ऑप्शन बी इज़ राइबोज, ऑप्शन सी इज़ सुक्रोज, ऑप्शन डी इज़ ग्लूकोज। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि आरएनए में कौन सी शर्करा होती है, यानी विच शुगर इज़ फाउंड इन आरएनए। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो आरएनए कंटेन्स राइबोज शुगर, ठीक है। डीएनए कंटेन्स डीऑक्सी राइबोज, यानी आरएनए में जो होता है, आरएनए में जो होता है क्या होता है, राइबोज शुगर होता है, क्या, राइबोज शुगर होता है। और जबकि डीएनए में क्या होता है दोस्तों, डीएनए की बात किया जाए तो उसमें क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। तो आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। राइबो न्यूक्लिक एसिड का पूरा नाम ही यह बताता है कि इसमें कौन सी शर्करा यानी शुगर होती है। राइबो मीन, राइबो शब्द राइबोज शुगर से लिया गया है दोस्तों। क्या चीज़ से लिया गया है, राइबोज शुगर से लिया गया है। इसलिए आरएनए में पाई जाने वाली शर्करा जो होती है राइबोज, यानी राइबोज शर्करा, ठीक है। यदि बात किया जाए राइबोज शर्करा की संरचना तो यह एक पेंटोज शुगर यानी 5 कार्बन वाली शर्करा है। इसलिए इसका जो रासायनिक सूत्र है दोस्तों, राइबोज का जो रासायनिक सूत्र C5H10O5 है दोस्तों, ठीक है। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी राइबोज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। और ये हमसे पूछ रहा है विच नाइट्रोजन बेस इज़ अब्सेंट इन डीएनए, यानी डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता है, यानी अब्सेंट होता है। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए इज़ एडेनिन, ऑप्शन बी इज़ साइटोसिन, ऑप्शन सी इज़ यूरेसिल, ऑप्शन डी इज़ ग्वानिन। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि विच नाइट्रोजन बेस इज अब्सेंट इन डीएनए, यानी डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, तो आइए देखते हैं यूरेसिल इज फाउंड ओनली इन आरएनए, यानी आरएनए में जो है वो यूरेसिल पाया जाता है, नोट इन डीएनए, और डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है। ओके, तो आइए देखते हैं डीएनए एंड आरएनए बोथ कंटेन नाइट्रोजिनस बेस बट दे differ slightly. There are 4 main nitrogenous bases in both molecules, but one base uracil is found only in RNA, not in DNA. नाइट्रोजनस बेस की बात किया जाए यदि डीएनए में, तो डीएनए में जो होता है हमारा क्या होता है, एडेनिन पाया जाएगा, आपका ग्वानिन पाया जाएगा, G4 ग्वानिन, साइटोसिन C4 साइटोसिन, ठीक है, और T4 थाइमिन पाया जाता है, ठीक है। यदि नाइट्रोजिनस बेस इन आरएनए की बात किया जाए, आरएनए में, ठीक है, तो आरएनए में जो है वो एडेनिन मौजूद होता है दोस्तों, ग्वानिन मौजूद होता है, साइटोसिन मौजूद होता है, बट यहाँ थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डीएनए में जो है यहाँ पर यूरेसिल नहीं पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी विच नाइट्रोजन बेस इज अब्सेंट इन डीएनए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर
हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, और ये हमसे पूछ रहा है लिपिड्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ विच एलिमेंट्स, यानी लिपिड मुख्य रूप से किन तत्वों से बने होते हैं। लिपिड जो होते हैं वो किन तत्वों से मिलकर बने होते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज CHO, ठीक है, ऑप्शन बी इज CHON, ऑप्शन सी इज CHOP और ऑप्शन डी जो है CNPS। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर यानी सही उत्तर कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर। तो लिपिड्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पर जो है लिपिड्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ जो है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो लिपिड्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन, ओके, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है दोस्तों, लिपिड मुख्य रूप से किन तत्वों से बना होता है दोस्तों, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 जो हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ व्हाट, यानी प्रोटीन का निर्माण किससे होता है दोस्तों। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ फैटी एसिड्स, ऑप्शन बी इज़ एमिनो एसिड्स, ऑप्शन सी इज़ न्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन डी इज़ शुगर। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर यानी सही उत्तर कौन सा होगा। ठीक है, तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ व्हाट, यानी प्रोटीन का निर्माण किससे होता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। एमिनो एसिड्स आर लाइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म प्रोटीन्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा एमिनो एसिड्स दोस्तों। ठीक है, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स and each amino acids has 3 main components। ओके, यानी अमीनो ग्रुप, यानी यहाँ पर NH2, ठीक है, उसके बाद कार्बोक्सिल ग्रुप यानी COOH कार्बोक्सिल ग्रुप, और साइड चेन यानी R ग्रुप, साइड चेन यानी R ग्रुप होता है। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी एमिनो एसिड्स। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, और ये हमसे पूछ रहा है कि द बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड फॉस्फेट इन DNA इज कॉल्ड, यानी DNA में शर्करा और फॉस्फेट के बीच कौन सा बंध होता है, यानी कौन सा बॉन्ड होता है। ऑप्शन ए इज पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन बी इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ऑप्शन सी इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ऑप्शन डी इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि द बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड फॉस्फेट इन DNA इज कॉल्ड, यानी DNA में शर्करा और फॉस्फेट के बीच कौन सा बंध होता है। आइए देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बात करते हैं द बॉन्ड फॉर्म्स द शुगर
फॉस्फेट बैकबोन ऑफ डीएनए, यानी कहने का मतलब है डीएनए में शर्करा यानी शुगर, डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फेट ग्रुप के बीच जो बंध बनता है उसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहा जाता है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या कहा जाता है, यानी डीएनए में शर्करा, शुगर, डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फेट ग्रुप के बीच जो बॉन्ड बनता है उसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहा जाता है। यह बॉन्ड जो होता है डीएनए की शुगर फॉस्फेट की रीढ़ बनाता है। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, और ये हमसे पूछ रहा है कि विच बॉन्ड जॉइंस द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, यानी डीएनए की दो स्ट्रैंड्स को कौन सा बंध यानी कौन सा बॉन्ड जोड़ता है। ऑप्शन ए इज पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन बी इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन सी इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ऑप्शन डी जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो विच बॉन्ड जॉइंस द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, यानी डीएनए की दो स्ट्रैंड्स को कौन सा बंध जोड़ता है दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार होने वाला है दोस्तों। आइए देखते हैं। तो डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड दो पूरक श्रृंखलाओं यानी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स से मिलकर बना होता है। इन दोनों श्रृंखलाओं को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य जो है हाइड्रोजन बॉन्ड करते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन बेसों के बीच बनते हैं, है ना। डीएनए में 4 प्रकार के बेस होते हैं, एडेनिन यानी ए, थाइमिन यानी टी, गुआनिन यानी जी, साइटोसिन यानी सी जोड़ी बनाते हैं। ठीक है, जोड़ी के बीच बनते हैं। डीएनए में 4 प्रकार के बेस होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने जाना, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन की जोड़ी बनाते हैं। अब जोड़ी बनाने का जो नियम जो होता है, एडेनिन हमेशा थाइमिन से, ठीक है, एडेनिन जो होता है हमेशा थाइमिन से बंध बनाएगा। ठीक है, और गुआनिन जो है वो हमेशा साइटोसिन से, गुआनिन जो है वो हमेशा साइटोसिन से बंध बनाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एडेनिन हमेशा थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ता है तथा गुआनिन जो है हमेशा साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ता है। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी डीएनए की 2 स्ट्रैंड को जो बंध जोड़ता है वो कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर बी यानी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, और ये हमसे पूछ रहा है कि हीमोग्लोबिन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ प्रोटीन, यानी हीमोग्लोबिन जो है किस प्रकार का प्रोटीन है, ये हमसे पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए इज़ स्ट्रक्चरल, ऑप्शन बी इज़ एंजाइम, ऑप्शन सी इज़ ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी इज़ हार्मोनल। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर यानी हीमोग्लोबिन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो है हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन इन ब्लड्स, यानी हीमोग्लोबिन जो है एक परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो हमारे लाल रक्त कणों यानी रेड
ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज में पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हीमोग्लोबिन जो है वो किस प्रकार की प्रोटीन है दोस्तों? ट्रांसपोर्ट, है ना, यानी परिवहन प्रोटीन है, ठीक है, जो हमारे आरबीसीज में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी ट्रांसपोर्ट। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। और ये पूछ रहा है कि सेलुलोज इज फाउंड इन विच स्ट्रक्चर, यानी सेलुलोज किसके निर्माण में पाया जाता है? सेलुलोज जो होता है किसके निर्माण में पाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए जो है हमारे पास, ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर एनिमल सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी प्लांट सेल वॉल, ऑप्शन डी डीएनए, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो सेलुलोज किसके निर्माण में पाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर आइए देखते हैं दोस्तों। तो सेलुलोज प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू प्लांट सेल वॉल्स, ठीक है, यानी सेलुलोज जो होता है एक जटिल कार्बोहाइड्रेट यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड है, जो पौधों की कोशिका भित्ति यानी प्लांट सेल का मुख्य घटक होता है। इसकी जो संरचना होती है, सेलुलोज कई ग्लूकोज अणुओं के जुड़ने से बना होता है दोस्तों। इसमें बीटा 1 to 4 ग्लूकोसिडिक बॉन्ड पाए जाते हैं, है ना, ग्लूकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं। इसकी लंबी सीधी और कठोर श्रृंखलाएं पौधों की कोशिका भित्ति को यानी सेलुलोज को क्या करता है? मजबूती और कठोर यानी रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ प्रदान करता है दोस्तों। इसका मुख्य कार्य पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक समर्थन यानी स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना होता है, पौधों को आकार बनाए रखने के लिए और यांत्रिक सुरक्षा यानी मैकेनिकल प्रोटेक्शन देने में मदद करना है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों हमारा, यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं, और ये हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए इज़ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन बी इज़ एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन सी इज़ एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ऑप्शन डी इज़ एडेनिन टेट्राफॉस्फेट। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में एटीपी का जो करेक्ट यानी फुल फॉर्म कौन सा होता है दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, ठीक है। तो एटीपी इज़ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, किसी भी कोशिका का ये क्या होता है? एनर्जी करेंसी होता है। कौन? एटीपी। और इसका जो पूरा नाम होता है दोस्तों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है यह एक ऊर्जा वहन करने वाला अणु यानी एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल है, जो जीवित कोशिकाओं में ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करता है। इसका निर्माण होता है। एडेनिन एक नाइट्रोजन युक्त बेस होता है, राइबोज शर्करा और 3 फॉस्फेट समूह यानी 3 फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना होता है। जब एटीपी एक फॉस्फेट समूह टूटता है तो यह एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट
और ऊर्जा को छोड़ता है। यानी यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। और ये हमसे पूछ रहा है कि विच बॉन्ड जॉइंस एमिनो एसिड्स इन प्रोटीन चैन, यानी प्रोटीन में अमीनो एसिड्स को कौन सा बंध जोड़ता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन बी इज पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन सी इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ऑप्शन डी जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, यानी विच बॉन्ड जॉइंस एमिनो एसिड्स इन अ प्रोटीन चैन, यानी प्रोटीन में अमीनो एसिड्स को कौन सा बंध जोड़ता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 16 आइए देखते हैं दोस्तों। तो प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल की लंबी श्रृंखला से बने होते हैं। दो अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। यह बॉन्ड एक अमीनो अम्ल से कार्बोक्सिल समूह यानी COOH और दूसरे अमीनो अम्ल के अमीनो समूह यानी NH2 के बीच बनता है। इस प्रक्रिया में एक पानी का अणु यानी H2O निकलता है, जिसे संघनन अभिक्रिया यानी कंडेंसेशन रिएक्शन कहा जाता है। संक्षेप में बात किया जाए, यानी यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो एमिनो प्लस एमिनो से पेप्टाइड प्लस H2O, ठीक है, प्लस H2O बनता है। यानी यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो प्रोटीन में एमिनो एसिड्स को जो है वो ऑप्शन नंबर बी यानी पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ता है। ठीक है, पेप्टाइड बंध जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लिपिड्स, यानी लिपिड का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर ऑप्शन ए इज स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी एनर्जी स्टोरेज, ऑप्शन सी एक्ट एज इंजाइम्स, ऑप्शन डी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में लिपिड का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों कि लिपिड का मुख्य कार्य क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, तो लिपिड्स आर लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो लिपिड में वसा, तेल, फॉस्फोलिपिड और स्टेरॉयड्स शामिल हैं। इनका जो मुख्य कार्य है ऊर्जा का भंडारण यानी लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी एनर्जी स्टोरेज। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। और ये हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए, यानी डीएनए की मूलभूत इकाई क्या है, यानी मूल इकाई क्या है, डीएनए का मूल इकाई क्या है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन बी इज़ एमिनो एसिड, ऑप्शन सी इज़ फैटी एसिड, ऑप्शन डी इज़ शुगर। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, यानी डीएनए की मूल इकाई कौन सी है। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। तो डीएनए
डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जीवित प्राणियों की आनुवांशिक जानकारी को वहन करने वाला अणु है। डीएनए की मूलभूत इकाई बेसिक यूनिट को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड की जो संरचना होती है, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग जो है नाइट्रोजिनस बेस यानी नाइट्रोजन युक्त क्षारक, ठीक है, जिसमें हम लोग देखते हैं एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। दूसरा नंबर का जो शर्करा यानी शुगर जो कि डीऑक्सी राइबोज होता है। ठीक है, थर्ड नंबर का जो होता है फॉस्फेट ग्रुप। अतः यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी डीएनए की मूलभूत इकाई को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? डीएनए की मूल इकाई को न्यूक्लियोटाइड। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, और ये हमसे पूछ रहा है कि विच एलिमेंट इज मोस्ट एबंडेंट इन द ह्यूमन बॉडी। विच एलिमेंट इज मोस्ट एबंडेंट इन द ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला कौन सा तत्व है दोस्तों, है ना। मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं इसका जो ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर जो दिया हुआ है। ऑप्शन ए इज कार्बन, ऑप्शन बी इज ऑक्सीजन, ऑप्शन सी इज नाइट्रोजन, ऑप्शन डी इज हाइड्रोजन। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। आइए देखते हैं दोस्तों कि मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। तो मानव शरीर में अनेक रासायनिक तत्व यानी केमिकल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, परंतु सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वो ऑक्सीजन है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो अबाउट 65% ऑफ बॉडी वेट इज ऑक्सीजन इन वाटर मॉलिक्यूल्स। यह शरीर के कुल भार का लगभग 65% भाग बनाता है दोस्तों। ठीक है, मानव शरीर में प्रमुख तत्वों की जो मात्रा होती है लगभग, है ना, मानव शरीर में प्रमुख तत्वों की जो मात्रा होती है उसमें से ऑक्सीजन की बात किया जाए, ठीक है, यदि उसमें से ऑक्सीजन की बात किया जाए तो यहाँ पर 65% पाया जाता है दोस्तों। यदि कार्बन की बात किया जाए तो यहाँ पर 18% पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन की बात किया जाए तो यहाँ पर 10% पाया जाता है दोस्तों। और यदि नाइट्रोजन की बात किया जाए तो 3% पाया जाता है मानव शरीर में। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यानी सही उत्तर जो है हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यानी मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व जो है ऑप्शन नंबर बी यानी ऑक्सीजन है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, और ये हमसे पूछ रहा है कि विच इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसेंशियल फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस, यानी सभी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक सार्वभौमिक विलायक कौन सा है। ऑप्शन ए इज लिपिड, ऑप्शन बी इज प्रोटीन, ऑप्शन सी इज वाटर, ऑप्शन डी इज डीएनए। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में है कि नहीं, तो सभी जैविक प्रक्रियाओं का के लिए आवश्यक सार्वभौमिक विलायक कौन सा है दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। तो वाटर एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर बायोकेमिकल
रिएक्शंस यानी सभी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक सार्वभौमिक विलायक जो है वो वाटर, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जल को सार्वभौमिक विलायक या यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है क्योंकि पहला ध्रुवीय अणु यानी पोलर मॉलिक्यूल होने के कारण जल में धनात्मक हाइड्रोजन आयन और ऋणात्मक ऑक्सीजन आयन दोनों छोर होते हैं। यह गुण इसे अन्य पदार्थों जैसे लवण, शर्करा, अम्ल, क्षार आदि को घोलने में सक्षम बनाता है। 2 नंबर की बात किया जाए तो सभी जैविक क्रियाएं जो होता है यानी बायोलॉजिकल रिएक्शन जो होता है जैसे पाचन, डाइजेशन, चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन संश्लेषण, कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रिस्पिरेशन, पदार्थों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर्स, ये सभी जल की उपस्थिति में ही घटित होती है। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर यानी सभी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक सार्वभौमिक विलायक जो है वो वाटर यानी जल है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आपके प्यारे यूट्यूब चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस को लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर तरह के न्यू अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो हमारे इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें दोस्तों। तो आज का सेशन यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नए सेशन और नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें दोस्तों और अपने चेहरे पर हमेशा स्माइल रखें। सभी को जोहार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नए सेशन में।